रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अंजना की शादी के बाद उसे ये पता चलता है कि उसकी सास सौतेली है और वो अंजना के पति प्रदीप को जरा भी प्यार नहीं करती। लेकिन फिर भी अंजना अपनी सास सुमित्रा को खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश किया करती। सुमित्रा प्रदीप के सामने तो अंजना को कुछ नहीं कहती, पर प्रदीप के काम पर निकल जाने के बाद अंजना को तंग किया करती। एक दिन सुमित्रा अंजना से कहती है, अरे बहू, एक बात तो बता। माना कि तेरा बाप कंगला था, बस 2 जोड़ी में तुझे विदा कर दिया। अरे कुछ दे नहीं सका तो कम से कम अपनी बेटी को संस्कार ही दे देता। सास कब से बैठी हुई है, ये नहीं कि एक कप चाय ही पूछ लूं। अभी लाई माँ जी। अंजना रसोई में जाती है और अपनी सास के लिए चाय बनाकर लाती है, जिसके बाद चाय का पहला घूंट पीते ही सुमित्रा गरम चाय अंजना पर गिरा देती है और कहती है, हे भगवान, नास पीटी करम जली, इतनी गरम चाय लेके आई है ताकि मेरी जीभ जल जाए और मैं तुझे कुछ बोल ना सकूं। मैं सब जानती हूँ अच्छे से। इतना होने पर भी अंजना कुछ नहीं कहती और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो अपने जख्मों पर दवाई लगाती है और शाम के खाने की तैयारी में लग जाती है। शाम को प्रदीप आता है और अंजना के हाथ की चोट देखकर उससे कहता है, अंजना, ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? सुबह तो ठीक था। कुछ नहीं प्रदीप जी, चाय बनाते हुए हाथ पर चाय गिर गई। मैं समझ गया कि तुम्हारे हाथों पर चाय कैसे गिरी है। मुझे अब और कुछ बताने की जरूरत नहीं है तुम्हें। प्रदीप को शक हो जाता है कि ये सब किया धरा उसकी सौतेली माँ सुमित्रा का है, लेकिन वो इस बारे में कुछ नहीं कहता और अंजना को बोलता है, ओहो, देखकर काम किया करो। लाओ मैं दवा लगा दूं। नहीं, मैं ठीक हूँ, आप रहने दीजिए। प्रदीप दवा लाता है और अंजना के जख्म पर दवा लगाने लगता है, जिसके बाद अंजना मन में सोचती है, प्रदीप जी कितने अच्छे हैं। अगर इनके साथ रहने के लिए मुझे ऐसे 1000 जख्म भी सहने पड़े तो मैं सह लूंगी। अगले दिन रोज की तरह प्रदीप काम पर निकल जाता है और अंजना अपने घर के कामों में लग जाती है। तभी सुमित्रा मन में सोचती है, मेरा पति तो मर गया और मेरी जान को ये सौतेला बेटा और बहू छोड़ गया। चलो, बेटे से तो काम चला लूंगी कैसे भी, लेकिन इस बहू का क्या करूं? इसका तो कुछ करना ही पड़ेगा। सुमित्रा अपनी बहू को आवाज लगाती है और कहती है, बहू, आज ना पूरे घर में अच्छे से पोछा लगाइयो। ठीक है माँ जी, जैसा आप बोलो। सुमित्रा चुपके से सारे घर के फर्श पर तेल डाल देती है ताकि अंजना फिसल कर गिर जाए। जिसके बाद अंजना जैसे ही पोछा लगाने लगती है, उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। लेकिन सुमित्रा अपने कमरे का दरवाजा बंद करके ऐसे बैठ जाती है जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। तभी शाम को प्रदीप आता है और अंजना फिर से उसे कुछ नहीं बताती, लेकिन अंजना की चोट देखकर प्रदीप पूछता है, अंजना, क्या हुआ? ये सब निशान कैसे? कुछ नहीं, वो बस पोछा लगाते हुए मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गई। अंजना, क्या कुछ ऐसा है जो तुम मुझे बता नहीं रही हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने देखा है कि तुम और माँ ना साथ बैठते हो ना बात करते हो। ये सब कहीं उन्होंने ही तो नहीं किया? प्रदीप जी, आप भी कैसी बच्चों वाली बातें करते हैं। भला माँ जी ऐसा क्यों करेगी? पता नहीं, मुझे कुछ भी होता है तो आपका शक माँ जी पर ही क्यों जाता है। इतना कहकर अंजना सो जाती है और प्रदीप भी आराम करने लगता है। अगले दिन रोज की तरह प्रदीप काम के लिए निकल जाता है और मन में सोचता है, क्यों ना आज मैं छुप कर देखूं कि रोज अंजना इतनी जख्मी कैसे होती है। आखिर आज मैं सच का पता लगा कर ही रहूंगा। सुमित्रा प्रदीप के जाते ही मन में सोचती है, क्यों ना आज इस बहू नाम की बीमारी का काम ही तमाम कर दूं। बेटे को तो बाद में देख लूंगी, पहले इस बहू से छुटकारा पा जाऊं। इतना सोचकर सुमित्रा चूहे मारने की दवा लाती है और उसे अपने पल्लू में बांध लेती है और ये सब छुपकर खड़ा प्रदीप देख लेता है। जिसके बाद सुमित्रा अपनी बहू अंजना के पास जाती है और बोलती है, बहू, अरे ओ बहू, जरा सुन तो। हाँ माँ जी, कहिए ना। आप कहो तो आपके लिए चाय बना दूं? सही याद दिलाया बहू तूने। तू एक काम कर, आज तू जाके बैठ जा, मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ। क्या हो गया है माँ जी को? आज ये मुझे चाय पिलाएंगी? नहीं माँ जी, मैं खुद बना लूंगी। आप क्यों तकलीफ करती हो मेरे होते हुए? अरे बोला ना बहू, मैं बनाऊंगी, तू बैठ जा चुपचाप। ठीक है माँ जी, जैसा आप चाहोगी वैसा ही होगा।
अंजना बैठ जाती है और सुमित्रा चाय बनाने चली जाती है, जिसके बाद अंजना मन में सोचती है, जरा देखूं तो आज मेरी सास को मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। सुमित्रा रसोई में चाय बनाती है और अंजना की चाय में जहर मिला देती है और ये सब होते हुए अंजना देख लेती है, जिसके बाद वो कुछ नहीं कहती और वापस ड्राइंग रूम में आकर बैठ जाती है। सुमित्रा चाय लेकर आती है और अंजना को चाय देती है। इतने में ही घर की डोरबेल बजती है और अंजना दरवाजा खोलने चली जाती है। प्रदीप जी, आज आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? बस आज काम कम था तो मैं जल्दी आ गया। अंजना और प्रदीप अंदर आते हैं और ड्राइंग रूम में सुमित्रा के बगल में बैठ जाते हैं, जिसके बाद अंजना कहती है, पता है आज माँ जी ने खुद मेरे लिए चाय बनाई। ये सुनकर प्रदीप को ये समझते देर नहीं लगती कि चाय में जहर है और जैसे ही अंजना चाय पीने वाली होती है, प्रदीप उसे रोकते हुए कहता है, अंजना ये चाय मत पीना। अरे मेरी सास ने पहली बार मेरे लिए चाय बनाई है तो मैं क्यों ना पीऊं? क्योंकि मैंने देखा है माँ ने इसमें जहर मिलाया है। अगर तुमने ये चाय पी तो तुम मर जाओगी। हाँ मुझे पता है मैं मर जाऊंगी, फिर भी मुझे ये चाय पीनी है क्योंकि पहली बार माँ जी ने मुझे अपने हाथों से कुछ दिया है। क्या तुम जानती हो? हाँ मैंने माँ को चाय में जहर मिलाते देख लिया था, लेकिन फिर भी मैं इस चाय को पीने को तैयार हूँ। तुम ठीक तो हो ना? ये कैसी बात कर रही हो? मेरे लिए ये सौभाग्य की बात होगी अगर मेरी मौत मेरी सास के हाथों हो, क्योंकि भले ही वो मुझे अपनी बेटी ना माने, पर मैं जिस दिन से इस घर में आई हूँ वो मेरी माँ है। बस मेरी एक ही इच्छा है, मेरे मरने के बाद मेरी याद में इस आंगन में एक तुलसी का पौधा लगा देना, ताकि मैं हमेशा इस आंगन की तुलसी बनकर इस घर में रह सकूं। माँ आपने ऐसा क्यों किया? आखिर ऐसा क्या कारण था कि आपने अंजना को मारने की कोशिश करी? देखिए मुझसे झूठ मत बोलिए, मैं जानता हूँ इससे पहले भी आपने अंजना को कई बार नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है। हाँ की है कोशिश, पर मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मैं हमेशा यही सोचती थी कि तुम मेरे सगे बेटे नहीं हो, और इसी जलन में मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब अपनी ही बहू की जान की दुश्मन बन गई। अंजना सामान पैक करो, हम अभी ये घर छोड़कर जा रहे हैं। और माँ मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आप खुश रहो। सुमित्रा अंजना और प्रदीप के पैरों पर गिर जाती है और उनसे माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो बच्चों, मुझे छोड़कर मत जाओ, मेरी आंखें खुल गई हैं। माँ आपने अंजना को तंग किया है, अगर आपको माफी मांगनी है तो अंजना से मांगिए, मुझसे नहीं। ठीक है माँ, मैं आपको माफ करने को तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। हाँ बहू बताओ ना। अगर आप मुझे एक कप चाय बनाकर पिलाएं, पर नॉर्मल, जहर वाली नहीं, और वादा करें कि आप मुझे रोज एक कप चाय बना के पिलाएंगी। ये सुनकर सुमित्रा अपने आंसू पोंछ लेती है और उसके बाद वो कभी भी प्रदीप या अंजना को तंग नहीं करती और उन्हें अपने सगों की तरह प्यार करने लगती है। शिल्पा और अजय दोनों की नई नई शादी हुई थी। शिल्पा की सास रितु बहुत ही ज्यादा लालची किस्म की औरत थी। अजय ने एक गरीब लड़की से प्यार किया था, जिसके कारण शिल्पा शादी में दहेज लेकर नहीं आई थी। इसीलिए रितु अक्सर अपनी बहू से नाराज रहा करती थी और उसे खरी खोटी सुनाया करती थी। ऐसे ही एक दिन रितु का छोटा बेटा विजय ऑफिस से घर आते हुए अपनी माँ से कहता है, माँ आज लंच में भाभी ने इतनी बेकार सब्जी बना कर दी थी कि सारे दोस्तों के बीच में मेरी बेइज्जती हो गई। रुक, अभी बताती हूँ मैं उसको। अरे ओ डंकनी, इधर आ। हाँ जी माँ जी बोलिए। अरे दहेज लेकर नहीं आई तो कम से कम गुण तो लेकर आ जाती, हमें अफसोस नहीं होता दहेज का। मगर ना तो तेरे बाप ने तुझे दहेज दिया, ना ही कुछ पढ़ाया ना लिखाया। पर माँ जी हुआ क्या है, बताइए तो सही। अरे तेरी वजह से मेरे बेटे की बेइज्जती हो गई, शर्म नहीं आई तुझे, नालायक कहीं की। माँ जी माफ कीजिएगा, आगे से ध्यान रखूंगी इस बात का। अरे ध्यान तो तुझे रखना ही पड़ेगा, वरना घर से ना निकाल दूं तुझे। दाल रोटी खैरात में नहीं आती, कमाना पड़ता है और पैसे लगते हैं इसके लिए। मगर तू भिखमंगी, तू क्या जाने ये सब, तेरे बाप ने तो भीख मांग कर तुझे पाला है। माँ जी हम गरीब जरूर हैं, पर भगवान ने हमें हाथ पैर दिए हैं, मेहनत मजदूरी करके हम अपना पेट पाल सकते हैं, और ये बात मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझती। जुबान तो कैंची की तरह चलती है आपकी, उसी तरह हाथ भी चला लिया करो। अब जा यहाँ से, सड़ा सा मुंह बना रही है। ऐसे ही कुछ दिन तक सब कुछ ठीक चलता है और एक दिन रितु देवी की बहन झुमका उसके छोटे बेटे विजय के लिए एक बड़े और अमीर घर की लड़की नेहा का रिश्ता लेकर आती है।
और उसके बारे में सब कुछ बता देती है। कुछ ही दिनों के बाद ऋतु विजय की शादी नेहा से करवा देती है। नेहा जो कि शादी में बहुत सारा दहेज लेकर आई थी, जिसके कारण वो भी ऋतु की ही तरह शिल्पा को नीचा दिखाने की कोशिश करने लगती है। ऐसे ही एक दिन नेहा टेबल पर पैर रखकर बैठी होती है, तभी वहाँ पर ऋतु आ जाती है और कहती है, क्या हुआ नेहा बेटा? माँ जी, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, काश कोई मालिश कर देता। अच्छा, ज्यादा दर्द हो रहा है तुझे? अच्छा रुक, मैं कुछ करती हूँ। हाँ माँ जी, कुछ तो कीजिए। अरे और डंकनी, इधर आ। हाँ माँ जी, बोलिए क्या हुआ? अरे मेरी छोटी और लाडली बहू के पैरों में दर्द हो रहा है, तो तू जरा इसके पैरों की मालिश कर दे। जी माँ जी। शिल्पा तेल लगाकर उसके पैरों की मालिश करती है। तभी नेहा उस पर गुस्सा करते हुए बोलती है, जेठानी जी, कोई काम तो होता नहीं है आपसे ठीक से कम मालिश ही कर दो। ये क्या गुस्से में हाथ चला रही हो? अरे ना तो तेरे अंदर कोई गुण है, ना ही तू दहेज लेकर आई है। वही तो माँ जी, कैसे लोग हैं आप? इस गरीब सी को घर की बहू बना लिया। अरे मेरे बेटे को प्यार का भूत सवार था ना। शिल्पा चुपचाप मालिश करती रहती है। तभी वहाँ पर खड़ा हुआ अजय सारी बातें सुन लेता है कि कैसे ऋतु और नेहा मिलकर शिल्पा की बेइज्जती कर रहे हैं। ये सब क्या है? एक तो वो तुम्हारी मालिश कर रही है, ऊपर से तुम उसको नीचा दिखा रही हो। अरे तो मालिश कर दिया तो क्या हुआ? एहसान कर दिया क्या इसने कोई? माँ, वो मेरी पत्नी है, इस घर की नौकरानी नहीं। आपको इतनी ही चिंता है नेहा की, तो आप खुद ही मालिश कर दो उसकी। अजय का ये रूप देखकर ऋतु को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से से पैर धमकाते हुए ऋतु और नेहा दोनों अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही अगले दिन ऋतु अपने कमरे में बैठे बैठे सोच रही होती है, कुछ तो करना ही पड़ेगा। इस शिल्पा नाम की बला को इस घर से हमेशा हमेशा के लिए दूर करना ही पड़ेगा, वरना ये मेरे ही सर पे चढ़ के नाचने लगेगी। कुछ तो सोच ऋतु, सोच। एक रात सभी घर के लोग एक साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। ऐसे में ऋतु उनसे बोलती है, मैं सोच रही हूँ इस घर को 2 हिस्से में कर दिया जाए। माँ जी, आप ये क्या बोल रही हैं? जो सब सुन रहे हैं मैं वही बोल रही हूँ, क्योंकि मेरी छोटी बहू के साथ बहुत नाइंसाफी होती है। बेचारी घर का सारा काम करती रहती है, इतना सोचती है घर के लिए, मगर लोगों को उसकी अच्छाई नजर ही नहीं आती। माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। घर का हिस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग एक परिवार के हैं, हिस्सा करना या फिर ऐसा सोचना भी गलत है। विजय, तू कुछ बोलता क्यों नहीं? मैं क्या बोलूं भाई, माँ को जो सही लगे वो उनको करने दो। माँ कभी गलत फैसला नहीं लेती। माँ ने जो कहा कुछ सोच समझ कर ही बोला होगा। हाँ, मेरे छोटे बहू बेटे ही मुझे समझते हैं, बाकी से तो कोई उम्मीद है ही नहीं। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद ऋतु के घर एक वकील आता है और वो उससे कुछ बातें करता है और फिर ऋतु सभी घर वालों को बुलाकर बोलती है, ये पूरा घर मैंने अपने छोटे बहू बेटे के नाम कर दिया है, और अजय तुम अपनी पत्नी के साथ इस घर में रह सकते हो। बस कोई किराया नहीं लगेगा तुम्हारा, बस रह सकते हो। जब ये घर मेरे और मेरे पति विजय के नाम है, तो मैं चाहती हूँ कि शिल्पा भाभी यहाँ पर एक नौकरानी बनकर रहे। वो मेरी मसाज भी करे और घर के सारे काम भी करे। तुम्हें मुबारक हो तुम्हारा घर। मैं और शिल्पा यहाँ से अलग रहकर भी जी सकते हैं। अजय और शिल्पा कमरे में जाकर सामान पैक करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिन तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक चलता है। नेहा और उसकी सास में बहुत बनती है, मगर ऐसे ही एक दिन ऋतु के सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है, तो वो अपनी बहू नेहा से कहती है, नेहा बहू, मेरा सर दबा दे बेटा, बहुत दर्द कर रहा है। ओ सासू माँ, नौकर नहीं हूँ मैं आपकी जो तेल लेकर दमादम मालिश कर दूं। ठीक है बहू, मगर मेरी थोड़ी सी सेवा कर देती तो तू छोटी नहीं हो जाती। अरे जाओ ना, मैंने आज तक ये काम नहीं किया। एक अमीर बाप की बेटी हूँ, नौकर तो मेरे आगे पीछे मक्खी की तरह घूमते हैं। शायद मुझसे ही बहुत बड़ी भूल हो गई। सासू माँ, ज्यादा ना ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। लगता है आप भूल गई हैं कि इस घर के दरवाजे अभी भी खुले हैं, चाहो तो निकल जाओ बाहर। हाँ हाँ, तू सही कह रही है, मुझ जैसी बेवफा सास के साथ यही होना था। ऋतु को धीरे धीरे अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ऐसे ही शाम को विजय जब ऑफिस से घर आता है तो ऋतु उससे कहती है, बेटा मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे डॉक्टर के पास ले चल। माँ, आपका ना टाइम अब पूरा हो चुका है। पैसे वेस्ट करने से अच्छा है कुछ दिन सह लो। इतनी मेहनत से कमाता हूँ, फालतू खर्च में उड़ाने के लिए नहीं।
हाँ तू सही बोला बेटा। ऐसे ही दिन दिन करते हुए ऋतु की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है, पर कोई भी उसका ख्याल नहीं रखता और वो दुखी होकर बड़ी ही मुश्किल से शिल्पा को फोन करती है और उसे अपनी हालत के बारे में सब बता देती है। ऋतु की बीमार हालत का पता चलते ही शिल्पा और अजय आधी रात को उसके घर आ जाते हैं और साथ ही उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। इतना ही नहीं, वो लोग उसका अच्छे से इलाज करवाते हैं और फिर उसे अपने घर ले जाते हैं, जहां शिल्पा उसकी खूब सेवा पानी करती है। ये सब देखकर ऋतु को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, तो वो शिल्पा से कहती है, बेटा मुझे माफ कर दे, मैं सच में तेरी बेवफा सास हूँ। मैंने तेरे साथ इतना गलत किया, लालच में अंधी हो गई थी और सच और गलत का पहचान करना ही भूल गई थी। माँ जी माफी मत मांगे, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। बहू ये तो तेरा बड़प्पन है कि तू इतना सब होने के बाद भी आधी रात को मेरे लिए उठकर आ गई और मैं ना समझ हमेशा तुझे गरीबी के लिए ताना मारती रही। ऋतु रोते रोते शिल्पा को अपने गले लगा लेती है और अजय और शिल्पा से माफी भी मांगती है। साथ ही अब वो उनके घर पर हंसी खुशी रहने लगती है। तो वहीं दूसरी तरफ विजय को काम से निकाल दिया जाता है और उनके घर की आर्थिक हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। ऐसे में नेहा भी उसका साथ छोड़कर चली जाती है और वो दाने दाने का मोहताज हो जाता है। एक तेज रफ्तार से आती हुई कार एक बाइक सवार को टक्कर मार देती है और बाइक सवार खून से लथपथ जमीन पर गिर जाता है, जिसकी वजह से आसपास के लोग आकर उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। इस बाइक सवार का नाम प्रेम होता है। वो हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा होता है कि इसी बीच वो अपने बीते कुछ पलों को याद करता है और बीते पलों में वो अपनी बहन जीविका से कहता है, अरे बहन अब तो मिलवा दे उससे। मिलवा दूंगी भाई, तुम चिंता मत करो। प्रेम और जीविका दोनों भाई बहन होते हैं और जीविका अपनी कॉलेज की दोस्त पिया से आए दिन अपने भाई प्रेम की बातें किया ही करती थी और बातों बातों में पिया ने मन में ही प्रेम की एक छवि बना ली थी। ऐसे ही एक दिन दोनों दोस्त कॉलेज बंक करके कहीं घूमने जाती हैं। तभी जीविका बोलती है, वाओ ये जगह तो प्रेम भाई की फेवरेट है, वो हमेशा यहीं आया करते हैं। सच में क्या? अच्छा ये बता, और क्या क्या पसंद है तेरे भाई को? अरे तू पूछना, सब बताऊंगी। अच्छा बता, तेरे भाई का फेवरेट कलर कौन सा है? उसे ब्लैक कलर पसंद है। और तुम दोनों भाई बहन में से लड़ाई कौन करता है सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा तो वो कुत्ता ही लड़ता है। ये अच्छी बात है। हाँ यार। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद जीविका कॉलेज से घर जाते वक्त अपने लिए और प्रेम के लिए आइसक्रीम खरीद लेती है और घर जाकर अपने भाई के साथ आइसक्रीम शेयर करती है। साथ ही आइसक्रीम खाते खाते अपने भाई से बोलती है, ये वाला फ्लेवर तो पिया का फेवरेट फ्लेवर है। सच में मुझे भी देना खाने को। और क्या क्या चीज पसंद है उसको? अरे सब बता दूंगी, पूछो ना। उसका फेवरेट कलर क्या है वैसे? रेड। नाइस। बातों ही बातों में प्रेम और पिया दोनों ने एक दूसरे को बिना देखे ही एक दूसरे की छवि अपने मन में बना ली थी। ऐसे ही एक दिन जीविका अपनी दोस्त पिया के साथ मॉल जाती है। दोनों वहाँ खूब सारी शॉपिंग करती है। तभी पिया की नजर एक ब्लैक शर्ट पर पड़ती है और जीविका से वो बोलती है, यार वो देख, कितनी मस्त ब्लैक कलर की शर्ट है, ये मैं प्रेम के लिए खरीद रही हूँ, मेरी तरफ से तू उसे दे दियो। वाह भाई, प्रेम की दीवानी हो गई लड़की हमारी। अच्छा मैंने आज तक सिर्फ उसके बारे में सुना है, अब मुझे उससे बात करनी है, तू मुझे उसका फोन नंबर तो दे। अच्छा जी, चल नोट कर। जीविका उसको प्रेम का नंबर दे देती है। फिर थोड़ी देर के बाद दोनों घर वापस लौटती हैं। घर जाकर पिया प्रेम को फोन करती है और बोलती है, हेलो प्रेम। हाँ जी, कौन? मैं पिया बोल रही हूँ। ओह हाय, कैसी हो? मैं तो एकदम मस्त हूँ, तुम बताओ कैसे हो? बस सब बढ़िया। तुम्हारा दिया हुआ शर्ट ट्राई कर रहा था। सच में? दोनों इसी तरह कुछ देर तक बातें करते रहते हैं। ऐसे ही एक दिन जीविका बस में खड़े होकर ट्रेवल कर रही होती है, जिस बस में बहुत भीड़ होती है। उसके पीछे ही प्रेम भी खड़ा होता है। भीड़ होने की वजह से पिया प्रेम को बार बार धक्का लगता जा रहा था। दोनों ने एक दूसरे को कभी नहीं देखा था, जिसके कारण वो दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाए। ऐसे में पिया गुस्से में उससे बोलती है,
अरे बड़े ही बेशरम लड़के हो तुम तो। क्या मतलब है मैडम? यार मतलब एक बार गलती से धक्का लग जाता है, चलो समझ आ गया, लेकिन तुम तो बार बार धक्का दिए जा रहे हो। ओ मैडम बस, मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ जो ऐसी हरकत करूँगा। हाँ हाँ, वो तो तुम्हारी शक्ल और नजरों से ही पता चल रहा है कि तुम किस टाइप के लड़के हो। ओ मैडम, जानती ही क्या हो मेरे बारे में आप? और आपके कह देने से मैंने आपको धक्का मारा है? क्या पता आप ये सब जानबूझकर बोल रही हैं, क्योंकि लड़कियों की तो आदत है दिल का ताड़ बनाने की। कितना बदतमीज है। जाने अनजाने में पिया और प्रेम की पहली मुलाकात हो जाती है, मगर अफसोस कि दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। ऐसे ही प्रेम घर आकर पिया को फोन करता है और उसे कहता है, हेलो, क्या कर रही हो? कुछ नहीं यार, बस थोड़ा मूड ऑफ है आज। पर क्यों? अरे कुछ नहीं, बस एक पागल लड़के से बहस हो गई मेरी। बस इतनी सी बात? अरे ये तो होता ही रहता है, मेरे साथ भी हुआ था, मगर मैं इग्नोर करता हूँ। और तुम उदास मत हुआ करो। क्यों? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और चाहता हूँ तुम हमेशा खुश रहो। सच? प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत करती हूँ। क्या तुम मुझसे मिलने आ सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। कब मिलोगे ये बताओ बस अब। यार 1 महीना रुक जाओ, तसल्ली से मिलूंगा। ओफो, इतना लंबा इंतजार? तब तक तो मैं अपने मम्मी पापा के पास वापस चली जाऊंगी। इस शहर में मैं अपनी पढ़ाई के लिए आई थी। कोई नहीं पागल, मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। अब खुश? ठीक है फिर। ऐसे ही समय बीतता जाता है और दोनों का इश्क परवान चढ़ने लगता है। एक दूसरे को बिना देखे उन दोनों का प्यार और भी ज्यादा गहरा होता जा रहा था। मगर अब समय आ गया था पिया के घर जाने का। वो एयरपोर्ट जाती है और अपने घर लौट जाती है। कुछ ही दिनों के बाद प्रेम उसे फोन करके कहता है, हेलो पिया, मैं कल तुम्हारे घर आ रहा हूँ। सच में प्रेम? हाँ पागल, सच में। अच्छा सुनो ना, तुम ना वो ब्लैक शर्ट पहन के आना। मैं चाहती हूँ कि जब मैं तुम्हें पहली बार देखूँ ना, तो उस ब्लैक शर्ट में देखूँ। अच्छा बाबा, ठीक है। बस अब और इंतजार नहीं होता, जल्दी से मेरे पास आ जाओ। अगले दिन प्रेम अपनी बाइक लेकर पिया से मिलने के लिए निकल जाता है, मगर रास्ते में तेज रफ्तार से आती हुई कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। आसपास के लोग उसे एडमिट करवाते हैं। पिया प्रेम को बार बार फोन करती है, मगर उसका फोन ऑफ आता है तो वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन तक वो प्रेम का इंतजार करती रहती है, मगर ना तो प्रेम का फोन आता है और ना ही उसका कोई मैसेज। ऐसे ही एक दिन हॉस्पिटल में ही प्रेम पिया को फोन करके बोलता है, हाँ पिया। मैंने बात कर रही तुमसे। यार सॉरी, मैं नहीं आ पाया। कम से कम बता तो सकते थे ना। तुम्हें पता है मैंने कितना इंतजार किया तुम्हारा। यार बताने लायक होता तब ना। क्यों, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? मेरा एक्सीडेंट हो गया था। प्रेम की बातें सुनकर पिया रोने लगती है और उससे कहती है, प्रेम अब तुम कहीं नहीं आ रहे हो, मैं आऊंगी तुम्हारे पास तुमसे मिलने के लिए। अरे मैं आ जाऊंगा मिलने, तुम टेंशन ना लो। मैंने कह दिया ना तुम नहीं आओगे, मैं आऊंगी इस बार। इतना बोलकर पिया फोन काट देती है और अगले ही दिन प्रेम की हालत और भी ज्यादा बिगड़ जाती है। डॉक्टर्स उसका इलाज कर रहे होते हैं, साथ ही उसकी बहन का भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। थोड़ी ही देर के बाद डॉक्टर्स बाहर आकर जीविका से बोलते हैं, सॉरी, प्रेम अब नहीं रहे। ये बात सुनते ही जीविका फूट फूट कर रोने लगती है, पर किसी तरह जीविका और उसकी फैमिली प्रेम का अंतिम संस्कार कर देते हैं। और अगले दिन पिया जीविका को फोन करती है, फिर उससे बोलती है, जीविका प्रेम का फोन नहीं लग रहा है, मैं कब से मिला रही हूँ, कितने दिन हो गए, जरा मेरी उससे बात करवा देना, मैं उससे मिलने आ रही हूँ। तू जहाँ है वहीं रह जा, प्रेम अब तुझे कभी नहीं मिलेगा। ऐसे मत बोल यार। हाँ यार, प्रेम अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनते ही पिया रोने लगती है और वहीं स्टेशन पर ही बैठ जाती है और रोते रोते बोलती है, आखिर मैं प्रेम की दीवानी बनकर रह गई ना। बोलो प्रेम, तुम क्यों चले गए मुझे छोड़कर? अब मैं तुम्हारे बिना क्या करूँगी? तुमने एक बार भी नहीं सोचा प्रेम, तुम्हारे बिना तुम्हारी पिया कैसे रहेगी? प्लीज वापस आ जाओ। कुछ समय के बाद जीविका घर वापस लौटती है तो वहीं पिया भी उससे मिलने के लिए आती है। पिया उससे प्रेम की तस्वीर मांगती है कि तभी जीविका उससे बोलती है, सॉरी पिया, मेरे पास उसकी कोई तस्वीर नहीं है।
क्योंकि उसकी तस्वीर देख के मुझे उसकी याद आती थी, बस इसीलिए मैंने उसकी सारी तस्वीरें डिलीट कर दी। पिया बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है और उसके मन में प्रेम की जो छवि होती है वो उसी से ही हमेशा प्यार करती रहती है और जिंदगी भर के लिए प्रेम की दीवानी बनकर ही रह जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये पिया और प्रेम की प्यार की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी लड़की जिसने किसी से इतनी बेइंतहा मोहब्बत की हो? अगर हाँ, तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।